हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविंद्र जीके। मैं रविंद्र जीके पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं सेल अर्थात कोशिका से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में साइंस अगर पूछी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोशिका से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों मैं कम समय में अधिक क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। दोस्तों जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन के लिए एक तकनीकी होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक तकनीकी है जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, आपको याद रखना है। दोस्तों जो उत्तक है, उत्तक के अध्ययन की एक तकनीकी होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नाभिक है जिसे हम कोशिका का मास्टर कहते हैं। दोस्तों हम नाभिक को कोशिका का मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अधिकांश क्रियाओं का नियंत्रण होता है नाभिक के से ही होता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि नाभिक कौन सा है। दोस्तों ये है हमारी एनिमल सेल। दोस्तों जो एनिमल सेल है इसमें जो नाभिक है, ये जो बड़ी आकृति दिख रही है, यह है नाभिक। यह नाभिक जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक। दोस्तों ये जो छोटी इकाई है इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। दोस्तों ये एनिमल सेल है। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज कहते हैं। जटिल जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। इसके बाद में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? दोस्तों इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ये, जो जल है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों अगर हम परसेंटेज की बात करें लगभग 70% जल होता है कोशिका में। दोस्तों अगर ऑप्शन में जल न रहता तो इसका आंसर फिर होता प्रोटीन। जल के बाद में दूसरा जो तत्व होता है वो होता है प्रोटीन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका सिद्धांत निम्न में किस पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का प्रकारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो केंद्रक कोशिकाओं का प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दोस्तों इस टाइप की आकृति होती है कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, जो एंथोसाइनिन के कारण होता है। दोस्तों नीला, बैगनी या लाल रंग आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नाभिक किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। दोस्तों यह आकृति है एनिमल सेल की, और एनिमल सेल में जो बड़ी आकृति दिख रही है यह है नाभिक की, जिसे हम बोलते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कोशिकांग केवल, ये दोस्तों यहाँ पर है जंतु कोशिका में, कौन सा कोशिकांग केवल
जंतु कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हरित लवक है ये केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है एनिमल सेल में कहीं भी हरित लवक नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये जो है ये लाइसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेंट्रोसोम है, साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है। दोस्तों इसमें क्लोरोफिल कहीं भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोटों की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटोसिस, या जिसको हम बोलते हैं समसूत्रण कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो मेटोसिस है इसे हम परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाफेज के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। दोस्तों ये जो है ये है सेल वाल जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो बाहरी जो संरचना है जिन्हें हम बोलते हैं सेल वाल। दोस्तों ये जो है सेल वाल, ये चारों तरफ ये जो संरचना है ये जिसको हम बोलते हैं सेल वाल, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और पशु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होता है दोस्तों जल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 70% होता है लगभग जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ल्यूवेन हाक है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका सही आंसर है कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करना। दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली इसका दूसरा नाम है कोशिका झिल्ली, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो संरचना है ये दिखती है सेल मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दोस्तों अब जो सेल वाल है, ये जो सेल वाल है इस सेल वाल के जो पीछे की संरचना है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दोस्तों आपको याद रखना है जो कोशिका झिल्ली है ये बनी होती है डीएनए और प्रोटीन की, डीएनए प्लस प्रोटीन की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों स्लाइडेन और शान, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो स्लाइडेन और शान है नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य संबंधित बिल्कुल सही है ये।
इसके बाद में अगर हम बात करें बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, दोस्तों ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी की अगर बात करें, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, इसलिए इसका सही जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अंतःपराशरण के कारण कोशिका स्फीत हो जाती है। दोस्तों जो अंतःपराशरण है या स्फीत है जिसे हम बोलते हैं कोशिका फूल जाती है। दोस्तों अंतःपराशरण मतलब कि कोशिका में जल चली जाता है जिससे कोशिका फूल जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्फीत हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवर्धन का अर्थ है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। दोस्तों नाम से स्पष्ट, अति मतलब कि अधिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, जो जी पेलेट है जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस से कोशिका का रसोई घर कहते हैं। दोस्तों जिस रसोई घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है, 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है। एटीपी का तात्पर्य है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों याद रखना आपको। दोस्तों ये जो है इसमें ये जो संरचना है ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। दोस्तों ये स्पष्ट दिखाई देती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसी कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लाइसोसोम है इसे हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों ये जो संरचना है इसमें आप देखिए लाइसोसोम, ये वाली संरचना है दोस्तों, इसमें जो ये लाइसोसोम है ये है लाइसोसोम की संरचना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेंडा है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सेल वाल है ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। दोस्तों जो सेल वाल है ये सबसे जो बाहरी संरचना है इसे हम बोलते हैं सेल वाल, या जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राइबोसोम जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दोस्तों ये संरचना है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, जो रिचर्ड अल्टमैन है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पादप कोशिका का बाहरी आवरण सेल वाल कहलाता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डीएनए में होते हैं, तो दोस्तों इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम बात करें डीएनए
दोस्तों जो डीएनए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों डीएनए का काम होता है आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जीवाणु है, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है, जीवाणु जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तंत्रिका कोशिका है दोस्तों, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों तंत्रिका कोशा है जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। दोस्तों जो राइबोसोम है ये छोटी संरचना होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही दिखाई देती है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों, इन्हें से देखेंगे तभी दिखाई देती है, बारीक छोटी संरचना होती है। दोस्तों राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जी पैलेट ने इसकी खोज की थी, राइबोसोम की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? दोस्तों इसका क्यों कहा जाता है ये बताना। तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ये, जो है जल अपघटक एंजाइम होते हैं दोस्तों लाइसोसोम में, इसी कारण लाइसोसोम के हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्तों ये जो लाइसोसोम है, ये देखिए ये जो छोटी संरचना है इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। इसमें बारीक बारीक जो कण होते हैं दोस्तों लाइसोसोम में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आरएनए, तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यूरेसिल होता है दोस्तों आरएनए में। अगर हम बात करें आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है दोस्तों आरएनए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर आ जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो आनुवांशिक गुणों है इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम होता है डीएनए का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म कोशिका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग की जो अंडे की कोशिका है दोस्तों, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से, आपको याद रखना है। दोस्तों ये है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में ये जो संरचना है, ये जो संरचना है छोटी संरचना, इसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये जो संरचना है इसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों एक केंद्रक है, और केंद्रक में बारीक 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 छोटा छोटा द्रव भरा है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, इसी केंद्रक द्रव में होता है दोस्तों डीएनए, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इसके बाद में नेक्स्ट
क्वेश्चन है कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूक्लियस है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक, इसी के द्वारा संपूर्ण कोशिका की गतिविधि नियंत्रित की जाती है। दोस्तों ये देखिए, ये जो बड़ी संरचना है, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। दोस्तों जो केंद्रक है ये कोशिका द्रव, दोस्तों ये कोशिका है जिसके बीच में जो द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव के बीच में रहता है दोस्तों केंद्रक। दोस्तों केंद्रक के बीच में एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति से वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर स्पष्ट होता है। दोस्तों कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए हम कोशिका भित्ति से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो संरचना है ये है एनिमल सेल की, अर्थात प्राणी कोशिका की। दोस्तों ये जो सेल है इसमें कहीं भी हमको कोशिका भित्ति नजर नहीं आएंगी। ये सेल मेम्ब्रेन दोस्तों, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों तो इसी कारण हम जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो केंद्रक झिल्ली है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। दोस्तों ये जो संरचना है ये पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकाइड के। आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है तो हरित लवक के झिल्ली में थाइलेकाइड के में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गालजिका उत्पन्न होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गालजिका है अंतर्द्रव रेटिकुलम या जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों गालजिका जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। दोस्तों ये जो संरचना है इसमें हमको जो गाल्जी बॉडी है, ये जो संरचना इसी को हम बोलते हैं गाल्जी बॉडी। ये संरचना है ये गाल्जी बॉडी है, अरे उत्पन्न होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो है ये पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो प्रकार के, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर जो ये है अंतर्द्रव जालिका और कोशिका कला। दोस्तों ये है तो होती है दोनों में, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन बात करें कोशिका कला और कोशिका भित्ति, दोस्तों कोशिका भित्ति तो आएगा ही नहीं दोनों में, कोशिका भित्ति भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी है, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर है। दोनों में बताना है कि दोनों में कौन सी संरचना होती है। तो दोस्तों अंतःप्रेरक जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और कोशिका कला को ये जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में उपस्थित होती है। देखिए दोस्तों ये जो संरचना है इसमें उपस्थित होती है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और सेल मेम्ब्रेन भी। ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वाल के नीचे जो संरचना है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में उपस्थित होती है, इधर भी सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में दोस्तों सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों लाल रक्त कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। दोस्तों लाल रक्त कणिका जिसको हम बोलते हैं RBC, जिसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो कवक की कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि पौधों की कोशिका भित्ति, तो पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। आपको याद रखना, जो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को खालिस्तान कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है इसके भाग को हम जीन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो वाल्थर फ्लेमिंग है, जिन्होंने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। दोस्तों अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री होता है जिसको हम बोलते हैं अम्योटिसिस। दूसरा जो होता है समसूत्री होता है जिसको मिटोसिस, और तीसरा होता अर्धसमसूत्री, अर्धसमसूत्री। 3 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो एनाफेज है इस समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। तो समसूत्री विभाजन की जो अवस्था है प्रोफेज, पहली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसी अवस्थाएं होती है समसूत्री विभाजन की। सबसे छोटी की बात करें तो एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रोफेज है इस समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एनाफेज अवस्था होती है इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रोफेज की अवस्था होती है ये सबसे सक्रिय अवस्था होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस के लिए कौन सी कथन सही है? इसका अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है सही आ जाएगा। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है, आपको याद रखना, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने सेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।